हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो कि अच्छे ही होंगे क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब हेल्थ वाइज तो अच्छे हैं। बस डिस्ट्रैक्शन साइड कर दीजिए और जो भी मैं यहाँ बता रही हूँ उसको लिखने की कोशिश कीजिए। उसके दो फायदे हैं, एक तो अपने हाथ से आपके नोट्स बन जाएंगे और दूसरा आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा, बार बार आपको वीडियो देखने की भी शायद जरूरत ना पड़े, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम आपके अपने चैनल लेट्स स्कोर फुल में, ठीक है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल। इस चैप्टर में हम बेसिकली कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। थ्योरम्स सिमिलैरिटी से रिलेटेड होगा, ट्रायंगल के सिमिलैरिटी से। तो सबसे पहले देखते हैं सिमिलैरिटी होता क्या है, ठीक है। ओके, तो आपने 9th में दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, करेक्ट। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी मतलब अगर दो ट्रायंगल हैं ए बी सी पी क्यू आर, अगर ये दोनों शेप एंड साइज, शेप और साइज में सेम टू सेम है, मतलब साइड उनके इक्वल है और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, ठीक है। ये साइड इक्वल इक्वल और सपोज ये इसके, तो हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन होता था ए बी सी, सपोज ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। यहां पे कॉन्ग्रुएंसी से थोड़ा मतलब एकदम थोड़ा सा अलग है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में क्या होता है, शेप तो सेम होता है, साइज अलग हो सकती है। जैसे अगर आप किसी चीज को जूम करते हैं, जैसे यही वीडियो अगर आप जूम करेंगे तो बोर्ड जो लिखा है मैं सब सेम टू सेम आएगी, सिर्फ हमारी साइज बड़ी हो जाएगी, करेक्ट। तो कैसे, अगर उसको समझे एक सिंपल लैंग्वेज में, तो सपोज यहाँ पे आपने एक कोई भी चीज बेटर तरीके से समझे। सपोज आपने एक ये फ्लावर रख दिया है, यहाँ पे एक बल्ब अगर आप लगा देते हैं तो क्या होगा, इसकी लाइट ऐसे आएगी और इसकी जो शैडो होगी वो भी कैसे होगी, इसी शेप की, बस इसकी साइज बड़ी होगी, करेक्ट। तो अगर यहां से बल्ब से लाइट आ रही है तो इसकी साइज इंक्रीज हो गई। तो ये दोनों शेप में तो सेम है बट साइज इज डिफरेंट, तो वी से दैट दे आर सिमिलर। सिमिलर में साइज कैन बी डिफरेंट, नॉट नेसेसरी बिगर, इवन स्मॉलर। साइज बड़ी या छोटी हो सकती है लेकिन शेप सेम टू सेम होगा, तो दैट इज सिमिलैरिटी। तो ये तो मैंने कॉमन टर्म में बताया। अब ये देखिए, अगर हम पॉलीगॉन की बात करते हैं, पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन जिसमें n नंबर ऑफ साइड हो। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने हेक्सागोनल ले लिया, ठीक है। ये हेक्सागोनल हेक्सागोनल मतलब अगर n नंबर ऑफ साइड हैं, 6 हैं, तो n साइड का पॉलीगॉन n साइड के पॉलीगॉन के सिमिलर होगा, ठीक है। इसमें भी n साइड है, मतलब अगर एक आपने n साइडेड पॉलीगॉन लिया है तो वो किसके सिमिलर होगा, उसी पॉलीगॉन के जिसमें नंबर ऑफ साइड सेम हो, मतलब इसमें भी नंबर ऑफ साइड 6 ही होना चाहिए, ओके। इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग मतलब अगर आपने बोला कि ए बी सी डी पी, नाम लाइन से देते हैं, ई एफ, और यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू। अगर ये दोनों हम बोलते हैं कि ए बी सी डी पी क्यू, ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी यू के सिमिलर हैं, तो मतलब वो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एंड करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल, साथ में जो करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। रेशियो मतलब देखिए, अगर मैं पहले का ए बी लेती हूं तो दूसरे का पी क्यू, अगर ये 1/2 आता है, फॉर एग्जाम्पल कि ये 1/2 नहीं, सपोज इसकी साइड 4 है, इसकी 2 है, तो 4/2
ये आ जाएगा 2/1। तो बाकी की सारी साइड का भी रेशियो 2:1 ही आएगा। अगर मैं ये BC अपॉन QR लेती हूँ तो इसका भी रेशियो वही आएगा 2:1। मे बी ये 6 हो और ये 3 हो, तो 6/3 रेशियो सेम होगा। ठीक है, ओके। अब करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है देखिए। सपोज मैंने एक ट्रायंगल लिया XYZ, ये सिमिलर है PQR की। ये सिमिलर का सिंबल ऐसा होता है, जो कॉन्ग्रुएंसी का आप सिंबल लगाते हैं उसमें से सिर्फ ये इक्वल हटा दीजिए तो वो सिमिलर का सिंबल बन जाता है। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग का मतलब है, अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड सपोज XY लेती हूं तो ये साइड इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी PQ। अगर मैंने लास्ट के 2 लेटर्स लिए YZ की बात करूं तो वो QR साइड के इक्वल होंगे। अगर मैंने XZ लिया साइड XZ तो वो किसके इक्वल होंगे? फर्स्ट एंड लास्ट दैट इज PR के इक्वल होगी साइड। ठीक है, तो इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अगेन क्योंकि ये क्या है, सिमिलैरिटी है, तो हम उनको करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बोलेंगे, नॉट द इक्वल। कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल होता, सिमिलैरिटी में रेशियो। तो सेम वे करस्पॉन्डिंग अगर मैंने यहां लिखा ABCDEF इज सिमिलर टू PQRSPU, तो उनके करस्पॉन्डिंग मतलब इसका A भी लिया तो इसका PQ, इनका रेशियो सेम होगा। ठीक है, ओके। तो इस चैप्टर में हम अपने आप को लिमिटेशंस करेंगे ट्रायंगल के ऊपर और उसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आप कर दें, ओके। सबसे पहले देखिए कि ट्रायंगल की बात करते हैं। ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, ABCPQR। अब ट्रायंगल मतलब क्या? इट्स अ 3-साइडेड पॉलीगॉन, करेक्ट? पॉलीगॉन जैसा ही है। तो अगर एक पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड 3 हो जाती है, मतलब n is 3, तो वो ट्रायंगल है। तो पॉलीगॉन का टेस्ट क्या था कि वो सिमिलर होंगे? पहला, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, मतलब इक्वल। इसको भी लिख लीजिए इक्वल। ओके, सो यही टेस्ट यहां होगा। मतलब अगर मैंने बोला कि ABC सिमिलर हैं ट्रायंगल PQR के, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल P के। B किसके होगा? Q के। एंड C विल बी इक्वल टू R। अगर मैं साइड्स की बात करूं तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, फर्स्ट एंड लास्ट AC अपॉन PR के इक्वल होगा। अब देखिए, अगर इन्हीं ट्रायंगल में, ठीक है, ये लिख लीजिए फिर मैं बताती हूं, पॉज करके लिख लीजिए। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल P और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल R, फॉर एग्जाम्पल, तो उस समय सिमिलरिटी आप ABC सिमिलर टू PQR नहीं लिख सकते। क्यों? अगर मैंने लिखा ABC सिमिलर टू PQR, इसका मतलब क्या है? एंगल A एंगल P के इक्वल होना चाहिए, करेक्ट? करस्पॉन्डिंग एंगल A एंगल P के इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहां पे एंगल A किसके इक्वल है? एंगल Q के। तो अगर इसका सीक्वेंस मैंने ABC लिखा है तो दूसरे वाले का सीक्वेंस कितना होना चाहिए? A के कौन इक्वल है? Q। B इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू R एंड C इज इक्वल्स टू P। मतलब ABC सिमिलर टू QRP, नॉट PQR।
सो ये करस्पॉन्डिंग का मतलब समझ में आया। करस्पॉन्डिंग मतलब अगर इसका मैंने एक एंगल लिया तो आई हैव टू चेक विच इज इक्वल्स ए इज इक्वल्स टू विच एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल एंड हियर इट वाज क्यू। ठीक है, जैसे जैसे हम सम आगे करेंगे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली करस्पॉन्डिंग क्या है, और हम ए बी सी की जगह सिमिलर टू पी क्यू आर इस ट्राइंगल में क्यों नहीं लिख सकते और क्यू आर पी क्यों लिखा। ये तो हमने बोल दिया था कि ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, लेकिन अगर मैंने यहां रेशियो चेंज कर दिया तो दिस इज करेक्ट। क्लियर? ओके, चलिए अभी हम नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। तो थ्योरम क्या है? ओके, रब कर देंगे। ओके, अब देखिए, एक अगर मैंने सपोज एक लाइन खींची समथिंग लाइक दिस, इसको नाम दे दीजिए ए बी लाइन, ये सपोज रे है। इससे एक एक्यूट एंगल से मैंने एक दूसरी लाइन खींची, सपोज ये सी है, लाइन मतलब अगेन सॉरी रे। अच्छा, लाइन रे और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है? देखिए, लाइन सेगमेंट मतलब दोनों पॉइंट एंड है और इसकी लेंथ फिक्स्ड है, इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अगर एक पॉइंट फिक्स है और दूसरे पॉइंट की तरफ एरो है, मतलब यहां तो वो फिक्स है बस दैट साइड इट कैन इंक्रीज, मतलब लेंथ फिक्स्ड नहीं है, इसको हम बोलते हैं रे। और अगर वो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, सपोज ये पॉइंट बी दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं लाइन। लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। तो हमने यहां रे खींचा हुआ है। सपोज इसमें मैंने राउंडर पे एक लेंथ लिया, कोई भी लेंथ का, आप 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर कुछ भी एक फिक्स कर लीजिए और इस पॉइंट पे रख के कट कीजिए। वही लेंथ विदाउट चेंजिंग इस पॉइंट पे लेके कट कीजिए, वही पॉइंट यहां, ऐसे करके सपोज इस रे को मैंने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ओके। अब सपोज इसको मैंने नाम दे दिया A1, A2, C को मैं यहां लिख देती हूं, A3, A4 और ये A5। A5 को मैंने ज्वाइन कर दिया B से, सपोज ये पॉइंट B है। ठीक है, ओके। अब क्या किया, अगर मैं BC के एक पैरेलल लाइन खींचूं, सपोज A2 से, फ्रॉम A2 ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC और इसको मैंने नाम दे दिया सपोज B1। ठीक है, सो अगर आप मेजर करेंगे तो A अपॉन A2, A2 अपॉन A5, कौन कौन सी लेंथ? A से लेके A2 तक, यहां तक, और A2 से लेके A5 तक, यहां तक, इन दोनों का लेंथ आप स्केल से मेजर कर सकते हैं, या फिर आपने अगर ये 1-1 सेंटीमीटर का लिया है तो ये 2 और ये 1 2 3 3, ये 2/3 आएगा। अब स्केल से अगर ये लेंथ मेजर करें और ये लेंथ मेजर करें, सपोज ये x है और ये y है, मतलब आपने निकाला AB1 और B1B, और ये जो भी x का मेजरमेंट आया और ये y, ये निकालेंगे तो यू विल सी कि ये भी 2/3 ही आएगा। तो क्या ऐसा इत्तेफाक हो गया? बिल्कुल नहीं, ये इत्तेफाक नहीं था। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ एक थ्योरम जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसी को हम शॉर्टकट में बोलते हैं BPT, या फिर इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे थेल्स जिन्होंने ये थ्योरम दिया था। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या, एक ट्रायंगल था जिसमें मैंने एक साइड, ये सपोज एक ट्रायंगल था ABC, इसके बेस के पैरेलल मैंने एक लाइन खींचा जो बाकी के दो साइड को कट कर रही थी। कहां पे? A2 और A1 पे। करेक्ट, मैंने ये पैरेलल लाइन खींचा था, A2 से लाइन खींची थी BC के पैरेलल। करेक्ट, तो इन दोनों साइड का रेशियो और इसका रेशियो सेम टू सेम था। ठीक है,
थ्योरम देख लेते हैं, ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है देख लेते हैं हम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलता है, ये आपकी बुक में 6.1 थ्योरम है कि अगर आपने एक ट्रायंगल लिया, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। ए बी सी और एक लाइन खींचिए जो बेस किसी भी एक साइड, नॉट नेसेसरी बेस, आप इस लाइन के भी पैरेलल खींच सकते हैं। इस लाइन के पैरेलल यहां से, इस लाइन के पैरेलल यहां से, कहीं से भी। सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए मैं बेस के पैरेलल खींच रही हूं। तो इफ यू ड्रॉ अ लाइन parallel to any side of the triangle such that it intersect the other two sides at two distinct point, मतलब सपोज ये पॉइंट आप ले रहे हो, इसके पैरेलल आपने लाइन खींची तो AB और AC को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। तो आप बोलोगे सेम पॉइंट पे कैसे नहीं हो सकता? सेम पॉइंट पे तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। कैसे? अगर मैंने लाइन यहां से काट दी तो ये भी तो BC के पैरेलल है और ये AB और AC को सेम पॉइंट A पे कट कर रही है। तो हमें ऐसा नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? लाइन पैरेलल तो लेनी है बेस की, लेकिन वो लाइन जो दोनों बाकी के दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे कट करे, तो उनको मैंने नाम दे दिया E एंड F। ठीक है, क्या है थ्योरम? अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल और वो बाकी के दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे अगर कट करती है, तो जिस पॉइंट पे वो कट करती है उन साइड का रेशियो, मतलब AE अपॉन EB किसके इक्वल होगा? AF अपॉन FC के। ये थ्योरम है। ठीक है, सो इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द बेस intersect the other two sides in two distinct points, so the ratio in which the line intersect other two sides is equal। ये थ्योरम है। ठीक है, ओके, थ्योरम है तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। ये हमें करना है टू प्रूफ। गिवन क्या है? गिवन है एक ट्रायंगल ABC है जिसमें EF पैरेलल है BC के, ये गिवन है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ये है कि पॉइंट F से AB पे एक परपेंडिकुलर खींचे जिसका नाम दीजिए M। सेम वे पॉइंट E से AC पे परपेंडिकुलर डालिए और उसका नाम दीजिए N। ये क्लियर? ओके, अब देखिए, एक सेकंड, ये हिल रहा है। हाँ, कंस्ट्रक्शन क्या किया? MF परपेंडिकुलर टू AB एंड EN परपेंडिकुलर टू AC। ओके, अब देखिए अगर मैं प्रूफ देखते हैं, अगर मैं लूं एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF और क्या एरिया ऑफ, यहां से इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF। अब आप बोलेंगे यही क्यों लिया और एरिया क्यों लिया, बताती हूं। आपको क्या चाहिए? AB और EB चाहिए। तो देखिए AB मतलब ये, EB मतलब ये दोनों चाहिए था। ओके, तो अब एक उसके पहले एक और पॉइंट, एक बात बताइए कि एक पॉइंट से एक लाइन पे आप कितने परपेंडिकुलर खींच सकते हैं? फ्रॉम वन पॉइंट टू वन लाइन हाउ मेनी परपेंडिकुलर यू कैन ड्रॉ? इनफाइनाइट? नहीं, एक ही ड्रॉ कर सकते हैं। एक ही 90 डिग्री होगा ना। अगर ये करेंगे तो ये एंगल बढ़ जाएगा, इधर करेंगे तो फिर एंगल कम हो जाएगा, एसेट्रा। तो आप एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। करेक्ट? ओके, तो देखिए ये पॉइंट F है और ये एक लाइन है AB। करेक्ट? जैसे एक पॉइंट था और एक लाइन है, तो एक पॉइंट F है और एक लाइन AB है। तो इस पे आप कितने परपेंडिकुलर डाल सकते हैं? एक ही। फ्रॉम अ पॉइंट एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर MF डाल सकते हैं।
परपेंडिकुलर है दैट इज फिक्स। तो एरिया ऑफ अगर आप AEF निकालते हैं तो 1/2 बेस दैट इज AE और हाइट MF। तो ये 1/2 बेस AE और हाइट क्या है MF। अब देखिए BEF की बात करते हैं। BEF में क्या है, बेस है BE, करेक्ट। हाइट क्या होगी, BEF के लिए भी अगर ये बेस है तो हाइट F से डाल रहे हैं तो यही होने वाली है। हाइट क्या होती है, उस पॉइंट से बेस पे परपेंडिकुलर डालना। लेकिन बेस BE है तो इस पॉइंट से आप दूसरा परपेंडिकुलर नहीं डाल सकते, क्योंकि एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर पॉसिबल है और वो था ये। तो इसके लिए भी बेस तो आपका BF हो गया, सॉरी BE, लेकिन हाइट MF ही रहेगी। ये समझा क्या, नहीं समझा? देखिए एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। तो आप ये सेगमेंट लीजिए या ये सेगमेंट लीजिए, उसके लिए परपेंडिकुलर सेम टू सेम होगा, दैट इज दिस। एक ही परपेंडिकुलर, तो अगर मैंने बेस BE लिया सेकेंड केस में तो हाइट कौन सी होगी, हाइट मतलब एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर एंड विच इज MF। क्योंकि ट्रायंगल क्या था, EFEB, तो वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर डालना है तो क्या होगा MF। समझा? ओके। अब इन दोनों को कट कर दीजिए तो कितना आ गया, AE अपॉन BE। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। सेम वे आपको चाहिए AF और FC, तो वो राइट हैंड साइड में है। देखिए AF और FC, तो यही दो ट्रायंगल ले लीजिए, AEF और EFC, ये वाला द सेम वे वी हैव टेकन टुवर्ड्स लेफ्ट। तो देखिए एरिया ऑफ AEF अपॉन एरिया ऑफ FCE, FEFC, ये हो जाएगा 1/2। अब आप बोलोगे कि बेस हम AE ले लेते हैं, तो AE क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए अभी, AF चाहिए, तो हम ये वाला बेस लेंगे। अगर AF बेस लेंगे तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, EN। पॉइंट E से AC पे हमने परपेंडिकुलर डाला, तो एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, तो दैट इज EN। AF के लिए भी परपेंडिकुलर EN और FC के लिए भी परपेंडिकुलर EN, करेक्ट, जैसा कि हमने यहां किया था। तो बेस है AF, हाइट है EN, यहां भी 1/2 बेस है FC और हाइट है EN। EN 1/2 कैंसिल, मतलब क्या आया, AF और FC, इसको नाम दीजिए सेकेंड, करेक्ट। ओके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए जो राइट हैंड साइड में है वही हमें इक्वल प्रूफ करना है। ओके, तो अगर उसको इक्वल प्रूफ करना है तो अगर उनके लेफ्ट पार्ट को मैं इक्वल प्रूफ कर देती हूं तो ऑटोमेटिक राइट हैंड, अगर ये दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड ये और ये इक्वल हो जाते हैं तो इनके राइट हैंड साइड पार्ट ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए देखिए दोनों का न्यूमरेटर सेम टू सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग दिख रहा है, मतलब सिर्फ हमें इन दोनों डिनोमिनेटर को इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखिए, ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं। तो देखिए अगर आप ट्रायंगल BEF एंड ट्रायंगल CEF की बात कीजिए, तो देखिए EF और BC पैरेलल हैं और दोनों का बेस, देखिए मैं एक ब्लैक से मार्क करके दिखाती हूं, दोनों का बेस EF है, EF बेस और ये EF बेस और ये, करेक्ट। अगर दो ट्रायंगल हैं सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में हैं तो वो इक्वल होते हैं। 9th में पढ़ा था हमने, याद है? नहीं याद है तो भाई देखिए 9th में थ्योरम, थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, 10th के लिए 9 तो लगता है, ठीक है। एनीवेज जब मैं 9th का वो पढ़ाऊंगी तो मैं कवर कर दूंगी। तो BEF, ट्रायंगल BEF कॉन्ग्रुएंट होगा,
सेम बेस एरिया इक्वल होते, कॉन्ग्रुएंट नहीं, हम पता है कि सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ CEF, इसको थर्ड इक्वेशन नाम दीजिए। तो देखिए ये दोनों इक्वल हो गए, विच इज डिनोमिनेटर, करेक्ट, BEF BEF, CEF CEF। तो अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो गए यहां से थर्ड से, न्यूमरेटर दोनों के ऑलरेडी इक्वल थे, तो इन दोनों 1, 2 और 3 से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, करेक्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या होगा, राइट हैंड साइड इक्वल ही होना है। AE अपॉन BE इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC, और वही हमें प्रूव करना है। इसको बोलते हैं BPT या फिर थेल्स थ्योरम। इस चैप्टर में 3 थ्योरम ही वेरी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, ठीक है। ये कर लीजिए, रब कर दें, ओके, रब कर रही हूं। नेक्स्ट देखिए, थ्योरम का कन्वर्स। कन्वर्स मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। तो हम 6.2 थ्योरम देखेंगे जो कन्वर्स ऑफ BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का उल्टा, ठीक है। तो उल्टा कैसे होगा देखिए, अभी हमें क्या दिया था, एक ट्रायंगल दिया था ABC, एक लाइन दी हुई थी कोई भी जो बेस के पैरेलल थी, और बाकी के दो साइड को वो इक्वल पार्ट में, मतलब बाकी के दो साइड का रेशियो इक्वल होगा। दैट वाज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मतलब गिवन क्या था, EF इज पैरेलल टू BC, ये गिवन था, गिवन। और टू प्रूफ क्या था, टू प्रूफ था AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC, ये टू प्रूफ था। अब उल्टा मतलब ये टू प्रूफ की जगह गिवन और गिवन की जगह टू प्रूफ करना है, मतलब अब रेशियो इक्वल है और हमें प्रूफ करना है कि EF और BC पैरेलल है। प्रूविंग आप 3 तरीके से कर सकते हो, जैसे कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा हो तो लेफ्ट हैंड साइड लाइए, सॉल्व कर, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, सॉल्व करके राइट हैंड साइड ले आइए, या फिर राइट हैंड साइड टर्म उठाइए, सॉल्व कीजिए और लेफ्ट हैंड टर्म प्रूफ कर दीजिए, या फिर दोनों को सॉल्व कीजिए और लास्ट में इक्वल प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। या फिर ज्योमेट्री में एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होती है। कॉन्ट्राडिक्शन में मेथड में क्या बोलते हैं कि जो उसने बोला है ना, हम उसका उल्टा अज्यूम कर लेते हैं। उल्टा अज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद जो हमने अजम्पशन किया है लास्ट में उसको रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं। ओके, सपोज मैंने अज्यूम किया कि ये पैरेलल नहीं है, उसने बोला पैरेलल प्रूफ करो, तो मैंने प्रूफ किया कि पैरेलल नहीं है। अब लास्ट में आ रहा है कि ये लाइन पैरेलल ही होनी चाहिए, तो जो स्टेटमेंट था उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मतलब हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग था, हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, एंड व्हाट इज गिवन इज ट्रू, ठीक है। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, देखिए कैसे। सो लेट अस अज्यूम EF इज नॉट पैरेलल टू BC। आप वर्ड में लिख दीजिए, अदरवाइज पैरेलल को अगर कट कर देते हैं तो नॉट पैरेलल ही होता है, पैरेलल नहीं है। अगर EF पैरेलल नहीं है तो E से कोई लाइन तो जाएगी जो BC के पैरेलल हो। सपोज वो पॉइंट को मैं ले लेती हूं F डैश, मतलब जो EF डैश है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो EF डैश इज पैरेलल टू BC, करेक्ट, ये हमारा अजम्पशन है। अगर EF डैश BC के पैरेलल है, अभी F को भूल जाइए, सपोज F है ही नहीं, तो अगर EF डैश इज पैरेलल टू BC तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AF डैश अपॉन F डैश B, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू BPT, ये पहला इक्वेशन, करेक्ट।
अगर एक ट्रायंगल में बेस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो बाकी के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती हैं। करेक्ट? अभी 2 मिनट पहले पढ़ा। अगर भूल गए हैं तो फिर से देखिए पिछला वाला थ्योरम। ओके, आई होप सो कि याद है। अब देखिए उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने ये दिया है तो इसको भी बाजू में लिख देते हैं। AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। एक सेकंड, मैंने यहां ये चीज रॉन्ग लिखी, ये C चाहिए, AF डैश अपॉन FC। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन जो कि गिवन है। तो अगर इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। फ्रॉम 1 and 2 क्या होना चाहिए, AF डैश अपॉन F डैश C इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC होना चाहिए। करेक्ट? ओके, तो इससे क्या होगा देखिए बताते हैं। अगर पूरा AC जो है सपोज वो 10 है, करेक्ट? अगर AF 6 है और F डैश C 4 है, करेक्ट? समझ में आ रहा है? AF डैश क्योंकि वो नीचे है तो मैंने सोचा वो 6 है और AF कितना है 5। फॉर एग्जाम्पल AF डैश 6, पूरा AC की लेंथ कितनी है 10। तो अगर AF डैश 6 है तो F डैश 6 कितना होगा, F डैश C विल बी 4। और सपोज AF अगर 5 है तो FC कितना होगा 5। करेक्ट? क्योंकि टोटल लेंथ हमें 10 करनी है। तो AF डैश 6 अपॉन 4, ये 5 अपॉन 5, ये तो इक्वल ही नहीं होगा। करेक्ट? ये इक्वल तब होगा जब F और F डैश एक ही पॉइंट बन जाएं। एक ही लाइन को दो अलग अलग पॉइंट सेम रेशियो में कट नहीं कर सकते ना। अगर F डैश उसको 6:4 में कर रहा है तो F उसको 6:4 में तभी कट करेगा जब ये F और F डैश बहुत पास आ जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाए। इसका मतलब क्या है, F एंड दिस इज पॉसिबल, इसको लिखेंगे स्टेटमेंट, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन F एंड F डैश कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के पर, ठीक है, कोइंसाइड। इसका मतलब क्या है, F एंड F डैश दोनों सेम टू सेम है। मतलब जो हमने अज्यूम किया था EF डैश इज पैरेलल टू BC, F डैश क्या है, F ही है ना, इसका मतलब EF इज पैरेलल टू BC। ये क्लियर? तो ये था कन्वर्स ऑफ BPT। अभी नेक्स्ट वीडियो में इन दो थ्योरम से रिलेटेड कुछ अच्छे से प्रूविंग वाले सम्स करेंगे। तो थ्योरम्स इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि कहीं से भी सम पूछे आपको आना ही है। ठीक है? तो ये दो थ्योरम अच्छे से रट लीजिए, समझ लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर होके आइए। ठीक है? तब तक के लिए बाय।